नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। प्रस्तुत है शिव शंभू के चिट्ठे का भाग 3 वायसराय का कर्तव्य। 2 भाग हम पहले पढ़ चुके हैं। देखिए क्या लिखा है लेखक ने। माय लॉर्ड, अपने देश में फिर पदार्पण किया, इससे यह भूमि कृतार्थ हुई। विद्वान, बुद्धिमान, विचारशील पुरुषों के चरण बुद्धिमान, विद्वान और विचारशील पुरुषों के चरण जिस भूमि पर पड़ते हैं वह तीर्थ बन जाती है। आपके उक्त तीनों गुणों के सिवाय गुण जो राज शक्ति का है, अतः आपके श्री चरण स्पर्श से भारत भूमि तीर्थ से भी कुछ बढ़कर बन गई है। आप गत मंगलवार को फिर से भारत के राज सिंहासन पर सम्राट के प्रतिनिधि बनकर विराजमान हुए। भगवान आपका मंगल करे और इस पतित देश के मंगल की इच्छा आपके हृदय में उत्पन्न करे। बंबई में पांव रखते ही आपने अपने मन की बात कुछ कह डाली है। यद्यपि बंबई की म्यूनिसिपलिटी ने वह बातें सुनने की इच्छा अपने अभिनंदन पत्र में प्रकाशित नहीं की थी, तथापि आपने बेपूछे ही कह डाली। ठीक उसी प्रकार बिना बुलाए यह दीन भागड़ ब्राह्मण शिव शंभू शर्मा तीसरी बार अपना चिट्ठा लेकर आपकी सेवा में उपस्थित है। इसे भी प्रजा का प्रतिनिधि होने का दावा है। इसी से यह प्रतिनिधि के सम्मुख प्रजा का कच्चा चिट्ठा सुनाने आया है। आप सुनिए न सुनिए, यह सुनाकर ही जावेगा। अवश्य ही इस देश की प्रजा ने इस दीन ब्राह्मण को सभा में बुलाकर कभी अपने प्रतिनिधित्व होने का टीका नहीं किया और न कोई पट्टा लिखा दिया है। आप जैसा बाजाफ्त राज प्रतिनिधि है, वैसा बाजाब्ता शिव शंभू प्रजा का प्रतिनिधि है। आपको सम्राट ने बुलाकर अपना वायसराय फिर से बनाया है। विलायती गजट में खबर ली, वही खबर तार द्वारा भारत में पहुंची। मार्ग में जगह जगह स्वागत हुआ। बंबई में स्वागत हुआ, कलकत्ते में कई बार गजट हुआ। रेल से उतरते और राज सिंहासन पर बैठते समय 2 बार सलामी की तोहफे सर हुई। कितने ही राजा, नवाब, बेगम आपके दर्शनार्थ मुंबई पहुंचे। बाजे बजते रहे, फौजें सलामें देती रही। ऐसे एक भी सनद प्रजा प्रतिनिधि होने की शिव शंभू के पास नहीं है। तथापि वह देश की प्रजा का, यहाँ के चित्ड़ा पोष कंगालों का प्रतिनिधि होने का दावा रखता है, क्योंकि उसने इस भूमि में जन्म लिया है। उसका शरीर भारत की मिट्टी से बना है और इसी मिट्टी में अपना शरीर की मिट्टी को एक दिन मैला देने का इरादा है। बचपन में इसी देश की धूल में लौट कर बड़ा हुआ। इसी भूमि के अन्न जल से उसकी रक्षा, प्राण रक्षा होती। इसी भूमि से कुछ आनंद हासिल करने को उसे भंग की चंद पत्तियां मिल जाती। गांव के उसका कोई झोपड़ा नहीं, जंगल में खेत नहीं, एक पत्ती घर भी उसका अधिकार नहीं। पर इस भूमि को छोड़कर संसार में कोई ठिकाना नहीं है। इस भूमि पर उसका जरा स्वप्नत्व होने पर भी इसे वह अपनी ही समझता है। शिव शंभू को कोई नहीं जानता। जो जानता है वह संसार में एकदम अनजान है। उन्हें कोई जानकर भी नहीं जानना चाहता। जानने की चीज शिव शंभू के पास कुछ नहीं। उसके कोई उपाधि नहीं, राज दरबार में उसकी पूछ नहीं, हाकिमों से हाथ मिलाने की उसकी हैसियत नहीं, उसके हाँ में हाँ मिलाने की उसे ताब नहीं। वह एक कप दर्प शून्य घमंडी ब्राह्मण है। हे राज प्रतिनिधि, क्या उसकी 2 4 बातें सुनिएगा। आपने बंबई में कहा कि भारत भूमि को मैं किस्सा कहानियों की भूमि नहीं, कर्तव्य भूमि समझता हूँ। उसी कर्तव्य के पालन के लिए आपको ऐसे कठिन समय में भी दूसरी बार भारत में आना पड़ा। माय लॉर्ड, इस कर्तव्य भूमि को हम लोग कर्तव्य भूमि कहते हैं। अपना कर्तव्य पालन करने आए हैं और हम कर्मा कर्मों का भोग भोगने। अपना कर्तव्य पालन की अवधि हमारे कर्म भोग की अवधि नहीं। अपना कर्तव्य पालन करके कुछ दिनों पीछे चले जाएंगे, हमें कर्म के भोगते भोगते यहीं समाप्त होना होगा। और न जाने फिर भी कम तक वह भोग समाप्त होगा। जब थोड़े दिन के लिए आपका इस भूमि से स्नेह है, तो हम लोगों का कितना भारी स्नेह होना चाहिए ये अनुमान कीजिए, क्योंकि हमारा इसी भूमि में जीने बढ़ने का साथ है। माय लॉर्ड, यद्यपि आपको इस बात का बड़ा अभिमान है कि अंग्रेजों में आपकी भांति भारतवर्ष के विषय में शासन नीति समझने वाला और शासन करने वाला नहीं, यह बात विलायत में भी आप कई कई हेर फेर लगाकर कही और इस बार बंबई में उतरते उतरते ही फिर कही।
आप इस देश में रहकर 72 महीने तक जिन बातों की नींव डालते रहे, अब उन्हें 24 मास या उससे कम में पूरा कर जाना चाहते हैं। सरहदों पर फौलादी दीवारें बना देना चाहते हैं। इसी से देश की भूमि को कोई बाहरी शत्रु उठाकर घर में न ले जावे, अथवा जो शांति आपको कथनानुसार धीरे-धीरे यहाँ संचित हुई, उसे इतना पक्का कर देना चाहते हैं कि आपको बाद में वायसराय आपके राज सिंहासन पर बैठे उसे शौकीनी और खेल तमाशे के सिवा दिन में और नाच बाल या निद्रा के सिवा रात को कुछ न सम पड़ेगा। पर सच जानिए कि आपने इस देश को कुछ नहीं समझा, खाली समझने की सेखी में रहे और आशा नहीं कि इन अगले कई महीनों में भी कुछ समझेंगे। किंतु इस देश में आपको खूब समझ लिया और अधिक समझने की जरूरत नहीं रही। यद्यपि आप कहते हैं कि यह कहानी का देश नहीं कर्तव्य का देश है, तथापि यहाँ की प्रजा ने समझ लिया है कि आपको कर्तव्य ही कहानी है। एक बड़ा सुंदर मेल हुआ था, अर्थात आप बड़े घमंडी शासक हैं और यहाँ की प्रजा के लोग भी बड़े भारी घमंडी है। पर कठिनाई इस बात की है कि दोनों का घमंड दो तरफा है। आपको इन बातों का घमंड है कि उन पर यहाँ के लोग हंस पड़ते हैं। यहाँ के लोगों को जो घमंड है उसे आप समझते नहीं, शायद समझेंगे भी नहीं। जिन आडंबरों को करके आप अपने मन में बहुत प्रसन्न होते हैं या यह समझ बैठते हैं कि बड़ा कर्तव्य पालन किया है, वह इस देश की प्रजा की दृष्टि में कुछ भी नहीं है। वह इतने आडंबर देख सुन चुकी है कि कल्पना कर चुके हैं कि किसी और आडंबर का असर उस पर नहीं हो सकता। आप सरहद को लोहे की दीवार से मजबूत करते हैं। यहाँ की प्रजा ने पढ़ा है कि एक राजा ने पृथ्वी को काबू में करके स्वर्ग में सीढ़ी लगाना चाहिए, और आप और लॉर्ड किचनर मिलकर दो फौलादी दीवार बनाते हैं। इससे बहुत मजबूत एक दीवार लॉर्ड कैनिंग बना गए थे। आपने भी बम्बई में स्पीच कैनिंग का नाम लिया है। आज 46 साल हो गए, दीवार अचल खड़ी हुई। वह स्वर्गीय महारानी का घोषणा पत्र है जो 1 नवंबर 1818 को कैनिंग महोदय ने सुनाया था। वही भारतवर्ष के लिए फौलादी दीवार है। वही दीवार भारत की रक्षा करती है। उसी दीवार को भारतवासी अपना रक्षक समझते हैं। उसी दीवार के होते आपके या लॉर्ड किचनर की कोई दीवार बनाने की जरूरत नहीं। उसकी आड़ में जो चाहे जितनी मजबूत दीवार की कल्पना कर सकते हैं। आडंबर से इस देश का शासन नहीं हो सकता। आडंबर का आदर इस देश की कंगाल प्रजा नहीं कर सकती। आपने अपनी समझ में बहुत कुछ किया है, पर फल यह हुआ कि विलायत जाकर वह सब अपने ही मुंह सुनना पड़ा। कारण यह है कि करने से नहीं कहने की का स्वभाव है। आपका करना ही अब तक भी नहीं जानती कि आप यहाँ के वायसराय हैं और राजप्रतिनिधि हैं, और आप एक बार विलायत जाकर फिर से भारत में आए हैं। आपने गरीबी प्रजा की और न कभी दृष्टि खोल कर देखा, न गरीबों ने आपको जाना। अब आपकी वही चेष्टा नहीं हो पाएगी। इससे स्मरण रहे कि जब आपने पद को त्याग कर आप फिर स्वदेश में जाएंगे, तो चाहे आपको अपने कितने ही गुण कीर्तन करने का अवसर मिले, यह तो कभी न कह सकेंगे कि कभी भारत की प्रजा का मन भी आपने हाथ में था। यह वह देश है जहाँ की प्रजा एक दिन पहले रामचंद्र के राज तिलक पाने के आनंद मस्त थी, तो अगले दिन अचानक रामचंद्र बन को चले तो रोती रोती उनके पीछे चली जाती। भरत को उस प्रजा का मन प्रसन्न करने के लिए कोई भारी दरबार करना नहीं पड़ा और हाथियों का जुलूस नहीं करना पड़ा। भरंच दौड़कर वन में जाना पड़ा और रामचंद्र जी को फिर अयोध्या में लाने का यत्न करना पड़ा। जब वह न आए तो उनकी खड़ाऊ को सिर पर धरकर अयोध्या तक आए और खड़ाऊ को राज सिंहासन पर रखकर स्वयं 14 साल तक वलकल धारण करने की उनकी सेवा करते रहे। तब प्रजा ने समझा कि यह भरत अयोध्या का शासन करने के योग्य है। ठीक है, उदाहरण अच्छे हैं। माय लॉर्ड, आपका वत्सना देश में बड़े दक्ष हैं, पर यहाँ वत्कृष्टता कुछ और ही वजन है। सत्यवादी युधिष्ठिर के मुख से जो निकल जाता है वही होता था। आयु भर में उनके एक बार भारी बहुत पॉलिटिकल जरूरत पड़ने से कुछ सहज सा झूठ बोलने की चेष्टा की कि वही महाभारत में
लिखी हुई है, जब तक महाभारत है वह बात भी रहेगी। एक बार अपनी वृत्तताओं से इस विषय को मिलाइए और फिर विचारिए कि इस देश की प्रजा के साथ किस प्रकार अपना कर्तव्य पालन करेंगे। साथ ही इस समय इस भंगड़ ब्राह्मण को अपनी भांग बूटी का फिर करने के लिए आज्ञा दीजिए, यानी कि जाने की आज्ञा दीजिए, यानी विदा लीजिए। भारत मित्र 17 सितंबर 1904। मित्रों ये जो डेट है अंतिम में ये देखते जाइएगा आप, 1903 में है, 2 में है और 4 में, हर साल लिखते हैं ये। और दूसरी बात यही, ये डेट भी पूछ ली जाती है आपसे परीक्षा में, इस डेट को याद रखिएगा आप। ठीक है, शीर्षक और उसकी डेट पूछ ली जाती है। तो ये था आपका शिव शंभू के चिट्ठे बाल मुकुंद गुप्त का, जिसका भाग 3। अब भाग 4 हम जानेंगे। देखिए अगला शीर्षक है पीछे मत फेंकिए, भाग 4 है। फिर माय लॉर्ड से शुरू किया इन्होंने। माय लॉर्ड, 100 साल पूरे होने में भी अभी कई महीनों की कसर है। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी लॉर्ड कॉर्नवालिस को दूसरी बार इस देश का गवर्नर जनरल बनाकर भेजा था। तब से अब तक आप ही को भारतवर्ष का फिर से शासक बनकर आने का अवसर मिला है। 100 वर्ष पहले के उस समय की और एक बार दृष्टि कीजिए, तब में और अब में कितना अंतर हो गया है, क्या से क्या हो गया है। जागता हुआ रंग अति चिंता का मारा सो जावे, और स्वप्न में आपने को राजा देखे, द्वार पर हाथी झूलते देखे, अथवा अलिफ लैला के अबुल हसन की भांति कोई तरल युवक प्याले पर प्याला उड़ाता हर में बेहोश हो चाकनी पर आंख मलते अपने को बगदाद का खलीफा देखे। अली हसन सजे महल की शोभा उसे चक्कर में डाल दे। सुंदरी दासियों के जेवर और कामदार वस्त्रों की चमक उसकी आंखों में चकाचौंध लगा दे। तथा सुंदर बाजों और गीतों की मधुर ध्वनि उसके कानों में अमृत ढालने लगे। तब भी उसे शायद आश्चर्य न होगा जितना 100 साल पहले की भारत में अंग्रेजी राज्य की दशा को आजकल की दशा के साथ मिलाने से हो सकता है। जुलाई सन 1805 में लॉर्ड कॉर्नवालिस दूसरी बार भारत के गवर्नर जनरल होकर कलकत्ते में पधारे थे। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार पर चारों ओर से चिंताओं की भरमार हो रही थी। आकांक्षाएं उसे दम न लेने देती थी। होलकर से एक बार नई लड़ाई हुई थी, सिंधिया से लड़ाई चली थी, खजाने में बरकत ही बरकत थी। जमीन का कर वसूल होने में बहुत देर थी। युद्ध स्थल में लड़ने वाली सेनाओं को 5 महीने से तनख्वाह नहीं मिली थी। विलायत के धनियों में कंपनी का कुछ विश्वास न था। 70 साल का बूढ़ा गवर्नर जनरल यह सब बातें देखकर घबराया हुआ था। उससे केवल यही बन पड़ा कि दूसरी बार पदारूढ़ होने के 3 ही मास पीछे गाजीपुर में जाकर प्राण दे दिया। कई दिनों तक इस बात की खबर भी लोगों ने नहीं जानी। आज विलायत से भारत तक दिनों में कई बार तार दौड़ जाता है। कई बार 1 घंटों में शिमले में कलकत्ते में तक स्पेशल ट्रेन पार हो जाती है। ठीक है, उस समय कलकत्ते में गाजीपुर तक आने में बड़े लाट के कितने ही दिन लगे थे। गाजीपुर में उनके लिए कलकत्ते से जल्द ही किसी प्रकार की सहायता पहुंचाने का उपाय न था। किंतु अब कुछ और ही समय है। माय लॉर्ड, कालनिवासी के दूसरी बार गवर्नर जनरल होकर भारत में आने और आपके दूसरी बार आने में बड़ा अंतर है। प्रताप के यहाँ साथ साथ है। अंग्रेजी राज्य के भाग्य का पूर्ण मध्यान्ह में है। उस समय के बड़े लाट को जितने दिन कलकत्ते में से गाजीपुर आने में लगे होंगे, आप उनमें कम दिनों में विलायत से भारत में पहुंच गए। लॉर्ड कॉर्नवालिस को आते ही 2-1 बार देसी रईसों के साथ लड़ाई करने की चिंता थी। आपके स्वागत के लिए कोड़ियों राजा रईसों बंबई दौड़े गए और जहाँ जहाँ से उतरे उन्होंने आपका स्वागत करके अपने भाग्य को धन्य समझा। कितने ही बधाई देने कलकत्ते पहुंचे और कितने ही चले आ रहे हैं। प्रजा की चाहे कैसी ही दशा हो, पर खजाने में रुपये उबले पड़ते हैं।
इसके लिए चारों ओर से आपकी बड़ाई होती है। खास इस बात की गवर्नमेंट की इतनी कि विलायत में भारत में एक बार हूँ करते ही रुपयों की वर्षा होने लगती है। विलायती मंत्री आपकी मुट्ठी में है। विलायत की जिस कंजर्वेटिव गवर्नमेंट में आपको इस देश का वायसराय किया, वह अभी तक बराबर शासन की मालिक है। लिबरल निर्जीव है। जॉन ब्राइट, ग्लाडस्टोन ब्राडला जैसे लोगों में विलायत शून्य है। इससे आप परम स्वतंत्र है। इंडिया ऑफिस आपके हाथ की पुतली है। विलायत के प्रधानमंत्री आपके प्रिय मित्र हैं। जो कुछ आपको करना है वह विलायत में कई मास रहकर पहले ही वहाँ के शासकों से निश्चय कर चुके हैं। अभी आपकी चढ़ती उम्र है, चिंता कुछ नहीं। जो कुछ चिंता है वह जल्द ही सिमट गई। स्वयं आपकी विलायत के बड़े बड़े भारी बुद्धिमानों और राजनीतिक विशारदों में गिनती है। वंचर वह कह सकते हैं कि आप कह सकते हैं कि विलायत के मंत्री लोग आपके मुंह की ओर ताक सकते हैं। सम्राट का आप पर बहुत भारी विश्वास है। विलायत के प्रधान समाचार पत्र मानो आपके बंदीजन है। बीच बीच में आपका गुणगान सुनाना पुण्य कार्य समझते हैं। सारांश यह है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय और आपके समय में बड़ा ही भेद हो गया है। आगे देखिए क्या कहा है इन्होंने। संसार में अब अंग्रेजी प्रताप अखंड है। भारत में राजा अब आपके हुक्म के बंद हैं। आपको लेकर चाहे जुलूस निकालिए, चाहे दरबार बनाकर सलाम कीजिए, उन्हें चाहे विलायत भिजवाइए, चाहे कलकत्ते में बुलाइए, जो चाहे सो कीजिए, वह हाजिर है। आपके हुक्म की तेजी तिब्बत के पहाड़ियों की बर्फ को पिघलाती है, फारिस की खाड़ी का जल सुखाती है, काबुल के पहाड़ों को नरम करती है। जल, स्थल, वायु और आकाश मंडल में सर्वत्र आपकी विजय है। इस धारा में जब अब अंग्रेजी प्रताप के आगे कोई उंगली उठाने वाला नहीं। इस देश में एक महान प्रतापी राजा के प्रताप का वर्णन इस प्रकार किया जाता था कि इंद्र उसके यहाँ जल भरता था, पवन उसके यहाँ चक्की चलाता था, चांद सूरज उसके यहाँ रोशनी करते थे इत्यादि। पर अंग्रेजी प्रताप उससे भी बढ़ गया है। समुद्र अंग्रेजी राज्य का मल्लाह है। पहाड़ों की उपत्यकाएं बैठने के लिए कुर्सी मूढ़े, बिजली कलें चलाने वाली दासी और हजारों मील खबर देने वाले उड़ने वाली दूती इत्यादि है। ठीक है, देखिए कैसी कैसी उपमाएं दी है, इनका भी जवाब नहीं है। आश्चर्य है माय लॉर्ड, 100 साल में अंग्रेजी राज्य और अंग्रेजी प्रताप की तो इतनी उन्नति हो गई कि उसी प्रजा ब्रिटिश राज्य के अधीन रहकर भारत की अपनी रही सही हैसियत खो दे। इस अपार उन्नति के समय में आप जैसे शासक के जी में भारतवासियों को आगे बढ़ाने की जगह पीछे धकेलने की इच्छा उत्पन्न हो, उनका हौसला बढ़ाने की जगह उनकी हिम्मत तोड़ने में आप अपनी बुद्धि का अपव्यय करें। जिस जाति से पुराने कोई जाति इस धराधाम पर मौजूद नहीं, जो 1000 साल में अधिक की घोर अपराधीनता सहकर भी लुप्त नहीं हुई, जीती है, जिसकी पुरानी सभ्यता और विद्या की आलोचना करके विद्वान और बुद्धिमान लोग आज भी मुग्ध होते हैं, जिनसे सदियों इस पृथ्वी पर अखंड शासन करके सभ्यता और मनुष्यता का प्रचार किया, वह जाति क्या पीछे हटने और धूल में मिला देने के योग्य है? आप जैसे उच्च श्रेणी के विद्वान के जी में यह बात कैसे समाएगी? भारतवासी बहुत से काम करने के योग्य नहीं और उनको आपके सहजातीय यही कह सकते हैं। आप परीक्षा करके देखिए कि भारतवासी सचमुच उन ऊंचे से ऊंचे कामों को कर सकते हैं या नहीं, जिनको आप सजातीय कर सकते हैं। श्रम में, बुद्धि में, विद्या में, काम में, वृत्तकृष्टता में, सहिष्णुता में, किसी बात में इस देश के निवासी संसार में किसी जाति के आदमियों से पीछे रहने नहीं हैं। वरन दो एक गुण भारतवासियों में ऐसे हैं कि संसार भर में किसी जाति के लोग उनका अनुसरण नहीं कर सकते। हिंदुस्तान की फारसी पढ़ के ठीक फारसी वालों की भांति बोल सकते हैं, कविता कर सकते हैं, फारसी में बोलने में वह अंग्रेजी की पूरी नकल कर सकते हैं, कंठ तालु को अंग्रेजों के सदृश बना सकते हैं। पर एक भी अंग्रेज ऐसा नहीं जो हिंदुस्तानियों की भांति साफ हिंदी बोल सकता हो। किसी बात में हिंदुस्तानी पीछे रहने वाले नहीं हैं। हाँ, 2 बातों में वह अंग्रेजी की नकल या बराबरी नहीं कर सकते। एक तो
अपने शरीर के काले रंग को अंग्रेजों की भांति गोरा नहीं बना सकते और दूसरे अपने भाग्य को उनके भाग्य से रगड़कर बराबर नहीं कर सकते। किंतु इस संसार के आरंभ में बड़ा भारी पार्थक्य होने पर भी अंत में बड़ी भारी एकता है। समय अंत में सबको अपने मार्ग पर ले आता है। देशपति राजा और भिक्षा मांगकर पेट भरने वाले कंगाल का परिणाम एक ही होता है। मट्टी में मट्टी मिल जाती है और यह जीते जी लुभाने वाली दुनिया यहीं रह जाती है। कितने ही शासक और कितने ही नरेश इस पृथ्वी पर हो गए, आज उनका कहीं पता निशान नहीं है। थोड़े थोड़े दिन अपनी अपनी नौबत बजा चले गए। बड़ी तलाश में इतिहास के पन्नों अथवा टूटे फूटे खंडहरों में उनके दो चार चिन्ह मिले हैं। माय लॉर्ड, बीते हुए समय को फिर लौटा लेने की शक्ति किसी में नहीं है, आप में भी नहीं। दूर की बात दूर रहे, इन पिछले 100 साल में ही कितनी बार लौट आए और चले गए। क्या उनका फिर लौट सकता है? कदापि नहीं। विचारिए तो, मानो कल आप आए थे किंतु 6 साल बीत गए। अब दूसरी बार आने के बाद भी कितने ही दिन बीत गए और तथा बीत जाते। इसी प्रकार उम्रें बीत जाएगी, युग बीत जाएंगे। समय के महासमुद्र में मनुष्य की आयु एक छोटी सी बंदूक की बराबरी नहीं कर सकती। आप में शक्ति है कि पिछले 6 वर्षों को लौटा सकें तो उनमें जो कुछ हुआ है उसे अन्यथा कर दें। 2 साल आपके हाथ में अवश्य हैं, इनमें जो करना चाहे कर सकते हैं। चाहे तो इस देश के 30 करोड़ प्रजा के चाहे तो इस देश की 30 करोड़ प्रजा की अपनी अनुरक्त बना सकते हैं और इस देश के इतिहास में अच्छे वायसराय में अपना नाम छोड़ सकते हैं। नहीं तो यह समय भी बीत जाएगा और फिर आपका करने धरने का अधिकार ही कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ के महान राजाओं के नाम आते हैं। विक्रम, अशोक, अकबर ने यह भूमि साथ नहीं गई। औरंगजेब, अलाउद्दीन इनमें मुट्ठी में दबाकर नहीं रखे गए सके। महमूद, तैमूर और नादिर इससे लूट के माल के साथ ऊंटों और हथियारों पर लाद कर न ले जा सके। आगे भी यह किसी के साथ न जाएगी, कोई चाहे कितनी ही मजबूती क्यों न करे। इस समय भगवान से एक और ही जाति के हाथ में अर्पण किया है जिसकी बुद्धि, विद्या और प्रताप का संसार भर में डंका बज रहा है। माय लॉर्ड, उस जाति की ओर से आप इस देश की 30 करोड़ प्रजा के शासक हैं। अब यह विचारना ही आपके जिम्मे में है कि इस देश की जाति के साथ आपका क्या कर्तव्य है। 1000 साल में से यह प्रजा गिरी दिशा में है। क्या आप चाहते हैं कि यह और भी 150 साल गिरती चली जाए? इसके गिराने में बड़े से बड़ा इतना ही लाभ हुआ है कि कुछ संकीर्ण हृदय शासकों की यथाचारिता, यानी कि जैसी इच्छा थी वैसे कुछ दिन और चल सकती है, किंतु इससे उठाने और संभालने में जो लाभ है उसकी तुलना नहीं हो सकती। इतिहास में सदा नाम रहेगा कि अंग्रेजों ने एक गिरी जाति के 30 करोड़ आदमियों को उठाया था। माय लॉर्ड, दोनों में जो बात पसंद हो वह कर सकते हैं। कहिए क्या पसंद है? पीछे हटाया कि आगे बढ़ाना? पीछे हटाना कि आगे बढ़ाना? ये भी भारत मित्र में 17 दिसंबर 1904 में, ठीक है, 1904 में 2 चले गए। डेट आप लिखते चले जाइए। अब आइए अगले भाग में चलते हैं हम।